होपफुली आपको सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं। जैसे इलस्ट्रेशन 1 में दिया गया है कि टू पर्सन हैविंग मास 50 kg ईच आर स्टैंडिंग सच दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 1 मीटर अपार्ट। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ऑल्सो कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ईच। तो हमें पता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू जी। इससे आपका वेट आ जाएगा। और उन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब क्या हुआ, एक मास यहाँ पर है, एक दूसरा मास यहाँ पर है, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर हम लोग लेते हैं डिस्टेंस 1 मीटर। तो आर की भी वैल्यू दी गई है 1 मीटर, और m1 की वैल्यू है 50, m2 की वैल्यू है 50 kgs। ठीक है, ऐसा यूनिट में दिया हुआ है सब। ये मीटर्स में है, ये केजी में है, ये भी केजी में है। ठीक है, तो जब आपको ऐसा कुछ दिया जाता है तो सीधा सीधा हिसाब है कि हमारे पास इक्वेशन है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हम डालेंगे, उसके साथ मास m1 और m2 की भी वैल्यू डालेंगे और डिस्टेंस का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट कीजिए, कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आएगा। और ठीक है, तो आपको बोला गया है कि कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एंड ऑल्सो कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ईच। अब क्या हुआ है यहाँ पे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपको पूछी गई है। तो हमें पता है कि फोर्स F इज इक्वल टू m स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर है, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। अब ग्रेविटी मतलब क्या, जैसे ऑब्जेक्ट अगर अर्थ पे रखा गया है तो ये मास है, तो उसका मास कितना है 50। तो इसका मास जो अर्थ पे रखा गया है ऑन ईच बोला है, तो किसी एक का निकाल लेंगे तो दूसरे पे भी वही होगा। तो दोनों मास अगर अर्थ पे रखे गए हैं तो अर्थ का जो रेडियस है आर वो, और फिर ये जो मास है वो, और ये आर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 लिख दिया मैंने। मास ऑफ द बॉडी इज 50, तो ये मास ऑफ द बॉडी है यहाँ पर। ये अर्थ है हमारा पूरा, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट है तो सेंटर टू सेंटर हम लोग लेंगे। ये निग्लिजिबल है इतना, तो ये पूरा लेंगे, दैट इज आर रेडियस ऑफ द अर्थ। तो उससे रेडियस ऑफ द अर्थ से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर अपने पास जो इक्वेशन आ रहा है उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द बॉडी, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ये सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 0.48 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, इतनी वैल्यू आ रही है, समझ में आया। तो क्या हुआ कि F dash is much greater than F, so the person will not move towards each other, but each of them moves toward the earth। तो इतना ज़्यादा फोर्स है, इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो एकदम कम था। ठीक है, लेकिन ये अर्थ और वो पर्टिकुलर मास 50 की जगह, इनके बीच में जो फोर्स है वो ज़्यादा है। तो ये जो मास है अगर ऊपर उछलने की कोशिश भी करेगा तो नीचे आके गिर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमको कंक्लूजन्स करने पड़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इलस्ट्रेशन बहुत ही आसान था। सेकंड में क्या है कि आपको बोला है कि बॉडी two bodies A and B having mass m and 2m respectively are kept at a distance d। ठीक है, तो क्या होगा, दो बॉडीज हैं, एक का मास m है, दूसरे का मास 2m है,
और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, सॉरी, two bodies M A and B having mass m and 2m respectively are kept at a distance d. ठीक है. Where should a small particle be placed so that the net gravitation on it due to the bodies is zero? अब देखो, अब इसमें सिंपल सी बात है कि एक बॉडी यहां रखी गई है, दूसरी बॉडी यहां रखी गई है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज d. ठीक है. तो अगर d डिस्टेंस रखा गया है, इनके बीच में d डिस्टेंस रखा गया है, तो d डिस्टेंस के बाद बीच में ऐसी कोई बॉडी रखनी है जहां पर m डैश बोला गया है, जिसके वजह से इनके बीच का जो फोर्स है वो जीरो हो जाए. मतलब अब सिंपल सी बात है कि बॉडी A और बॉडी B के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होंगे. ये बॉडी A है, ये बॉडी B है, इनके बीच में और एक बॉडी है जो भी m डैश है. ठीक है. तो इसको इधर खींचेगी, इसको इधर खींचेगी, दोनों के बीच में अट्रैक्शन ही है ना. ए बॉडी इस बॉडी को खींच. अभी हमें ये पूछा गया है कि एग्जैक्टली वेयर शुड द बॉडी बी kept so that the net gravitational force on it is zero. अब मुझे बताओ, इसको ये बॉडी खींचेगी, A इधर पुल करेगा, B इधर पुल करेगा, तो अगर ये दोनों एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स निकले तो क्या हो जाएगा, टोटल रिजल्टेंट जीरो आ जाएगा. F नेट, नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना. तो इसी पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर आया, यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच में हम लोग ग्रेविटेशनल लॉ लगा लेते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाते हैं, और इन दोनों के बीच में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाते हैं. तो क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू जी एम डैश अपॉन ये जो डिस्टेंस है इसको मैं x बोल देता हूँ, और जो बचा हुआ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d माइनस एक्स बचेगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमारा d था. ठीक है. ये हो गया. अब F2 क्या है, इन दोनों के बीच का फोर्स, तो ये हो जाएगा G टॉइस ऑफ M, बड़ा वाला फोर्स, इनटू M डैश अपॉन D माइनस एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है. इन दोनों के बीच का फोर्स और इन दोनों के बीच का फोर्स, इट हैज टू बी इक्वल एंड अपोजिट. ठीक है. तो हम द नेट फोर्स विल बी जीरो ओनली इफ F1 इज इक्वल टू F2. दोनों को कंपेयर कर लेंगे, इन दोनों को हमने कंपेयर किया तो हमारे न्यूमरेटर में मैक्सिमम वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, बचेगा 2x स्क्वायर d माइनस एक्स का होल स्क्वायर. तो अब यहाँ पर हमने इसका स्क्वायर रूट लिया है, तो हमें वैल्यू मिली है d माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2x. ठीक है. तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ ऐसी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी. ठीक है. तो x वैल्यू कैन नॉट बी निगेटिव बोल रहे हैं, है ना. तो हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर ये, अब दो डिनोमिनेटर आएंगे, अब दो डिनोमिनेटर आएंगे तो √2 का वैल्यू हो जाता 1.414. ठीक है. तो 1 माइनस 0.414 करेंगे तो x की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो यही डिनोमिनेटर होना चाहिए. तो ये एक क्रूशियल पार्ट है, मे बी आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, पर यहाँ पे आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि अगर x की वैल्यू √2 में आ जाती है तो √2 की वैल्यू कितनी है, √2 कम्स आउट टू बी 1.414, सॉरी 414 आता है √2. तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1.414, तो ये डिनोमिनेटर निगेटिव हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, जो कि इम्पॉसिबल है. ठीक है. तो इसीलिए ये हमारा आंसर होगा. ठीक है. तो ये गलत हो जाएगा. ठीक है. तो बहुत ही सिंपल सा सवाल था, सिंपल नहीं था मतलब ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है.
रोने की जरूरत नहीं है इसमें। फोर्स बिटवीन टू मासेस, फोर्स बिटवीन टू मासेस कितना दिया है, 5 न्यूटन। इफ देयर मासेस बिकम्स डबल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, तो क्या हो जाएगा, जो भी पहले फोर्स था वो किसके लिए था, मास m1 m2 के लिए था, और उसका डिस्टेंस था, मतलब पहला जो फोर्स था वो था g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर के लिए कितना आया था, 5 न्यूटन। ठीक है, अब दूसरा, जैसे ही हमको बोला गया है कि डबल कर दो उसका मास, तो g 2m1 इंटू 2m2 डिवाइडेड बाय, और डिस्टेंस उन दोनों के बीच का कर दो हाफ, मतलब पहले m1 m2 r डिस्टेंस पे थे, अब डबल हो गया दोनों की वैल्यू, और डिस्टेंस उनके बीच का r/2 हो गया। तो दोनों केसेस में आप वैल्यूज पुट करेंगे, पहला केस आएगा ये, दूसरा केस आएगा ये, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो कि सेकंड केस में हमको 16 टाइम्स f वैल्यू मिल रहे हैं, 16 टाइम f की वैल्यू क्या है, 5 न्यूटन, तो ये आ जाएगा 80 न्यूटन विल बी योर आंसर, 80 न्यूटन आंसर आ जाएगा। तो ये को पता होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? चलो, इलिस्ट्रेशन नंबर 4। इलिस्ट्रेशन क्या है 4, कि फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स केप्ट एट अ सेपरेशन ऑफ 1 फेम्टोमीटर। फेम्टो का मतलब क्या होता है, फर्मी लेवल हमने देखा था, यूनिट्स एंड डायमेंशन हमने पढ़ा था, 10⁻⁻15 होता है ये, 10⁻⁻15 होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग यूज करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो क्या हो गया, दिया हुआ है यहाँ पे 1 फेम्टो इज 10⁻⁻15, मास ऑफ प्रोटॉन भी दिया है 1.67 इंटू 10⁻27, तो फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमने डाल दी, दो प्रोटॉन्स है, दोनों प्रोटॉन्स फंडामेंटल पार्टिकल्स है, तो दोनों का मास सेम होगा, और उनके बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है, तो आप वैल्यूज डालो, आंसर निकालो। देखो कैलकुलेशन करना डिफिकल्ट होता है, पर इसमें आप सबसे पहले पावर्स जो है उनको कैंसिल करने की कोशिश करो, और फिर ये जो बचा हुआ है उसके बीच का कैलकुलेशन करो, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। न्यूमरेटर में अगर है तो पॉइंट में आपको मल्टीप्लाई करना है बस, डिवीजन में जब आता है कुछ चीज़ें तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान सा दिया हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ इलस्ट्रेशन 5। मास इज 1 kg, another mass is 2 kg, respectively are placed at a separation of 1 meter। यहाँ पर आया 1 kg, यहाँ पर है 2 kg, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज 1 मीटर। ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज अज्यूमिंग द ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स। अब क्या हुआ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यहाँ पर है 1 kg 2 kg, और उसके बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला में वैल्यूज डाल लो और कैलकुलेशन कर लो, ये आपने किया ही होगा, कोई टेंशन नहीं है इसमें। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 6। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में बोला गया है कि जीई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ है, जीपी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सम अनदर प्लैनेट है, वेयर हुज मास एंड रेडियस आर ट्वाइस एज द अर्थ। तो इसका मास डबल है, अर्थ का मास अगर m होगा तो इसका मास 2m होगा, अर्थ का रेडियस अगर r होगा तो इसका रेडियस 2r होगा। ठीक है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड दैट ऑफ प्लैनेट। ठीक है, तो सिंपल है, हमारे लिए तो फॉर्मूला हमारे पास रेडी है कि मास ऑफ द प्लैनेट दिया हुआ है, रेडियस ऑफ प्लैनेट दिया हुआ है, एक्सेलरेशन हमने निकाला था g दैट इज स्मॉल g इज इक्वल टू g कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। फिर
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट इज इक्वल टू जी, मास कितना है उसका, ट्वाइस ऑफ एम ई है, एंड रेडियस भी ट्वाइस ऑफ आर ई है स्क्वायर। तो इन दोनों वैल्यूज को पुट कर लो, उनका रेशो निकाल लो। रेशो निकाल के हमें पता चलेगा कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ है, जितना बड़ा मास है उसकी वजह से उसका रेडियस भी बड़ा हो गया, तो डिवीजन में होने की वजह से ग्रेविटी घट जाएगी। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना रेडियस के साथ। तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप मिल रहा है हमें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज डबल द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट। ठीक है, क्योंकि आर स्क्वायर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना जी, आर स्क्वायर के साथ। ठीक है, समझ में आ रही है बात है। तो इलस्ट्रेशन 6 भी बहुत ही आसान सी चीज़ है, आप इजीली उसको कर सकते हो। देन मास ऑफ रेड प्लैनेट इज 0.1 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं, रेड प्लैनेट मार्स को भी बोलते हैं। मार्स को बोलते हैं क्या, हाँ मार्स को ही बोलते हैं शायद। तो हमारे पास है रेड प्लैनेट है, ठीक है, मास ऑफ रेड प्लैनेट इज 0.1 टाइम्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो मास ऑफ रेड प्लैनेट 0.1 टाइम्स मास ऑफ द अर्थ दिया हुआ है यहाँ पे। देन रेडियस इज हाफ दैट ऑफ अर्थ, तो छोटा है, रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, मतलब छोटा है प्लैनेट रेडियस के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर बोला गया है कि कंपेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सेम क्वेश्चन है बस अलग पैकेजिंग है। तो ये फॉर्मूला यूज करो, G इज इक्वल टू कैपिटल G दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास दैट इज मास ऑफ द प्लैनेट अपॉन द रेडियस ऑफ द प्लैनेट। तो अर्थ है तो अर्थ के लिए यूज कर दो, अगर प्लैनेट है दूसरा तो उसके लिए यूज कर लो, इक्वल टू G, और जो भी वैल्यूज है फॉर प्लैनेट वो प्लैनेट वैल्यू डाल दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस दिए हुए थे। मुझे लगता है बस एक दो क्वेश्चंस ही आपको डिफिकल्ट गए होंगे, बाकी तो सारे आसान है। इलस्ट्रेशन नंबर 8, हाउ मच फास्टर डज द बॉडी fall on Jupiter considering that Jupiter is 300 times heavier than the Earth and 10 times bigger। तो सिंपल है, मास ऑफ प्लैनेट दैट इज जुपिटर इज 300 टाइम्स मास ऑफ द अर्थ। सिंपल वही उसी तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज 10 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ। 10 टाइम्स बिगर बोल दिया तो हमने रेडियस के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लिया, और एक को मास के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लिया क्योंकि हेवियर बोला है, यहाँ पर बिगर बोला है। ठीक है, तो वही वही किस्से, वही वही बातें। अब आपको अब जो फॉर्मूला है G इज इक्वल टू कैपिटल G M अपॉन आर स्क्वायर से ये पता चला कि प्लैनेट का जो ग्रेविटी है वो 3 टाइम्स बिगर, मतलब जुपिटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 3 गुना ज़्यादा है अर्थ से। तो क्या होगा, अगर ये जुपिटर है, अगर ये जुपिटर है और उस पर कोई बॉडी गिरने की कोशिश कर रही है, तो 3 टाइम्स ग्रेविटेशन अर्थ से ज़्यादा है। मतलब अगर अर्थ पे सेम बॉडी गिरने की कोशिश कर रही है तो यहाँ पे G लगेगा सिर्फ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, यहाँ पे 3 गुना ज़्यादा, तो और ज़्यादा फास्ट गिरेगा। ठीक है, मतलब समय कम लगेगा। तो हाउ मच फास्टर बोला है, हाउ मच फास्टर मतलब हमें टाइम निकालना है। तो हमें पता है कि जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल करती है जब अर्थ पे फ्री फॉल करेगी, सपोज ये अर्थ है तो ग्रेविटी G लगेगी इस मास के लिए, और जब सेम बॉडी जुपिटर पे गिरेगी तो उसको 3 टाइम्स G लगना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, मतलब GT स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। फॉल कर रहे हैं मतलब इनिशियल स्पीड हम लोग 0 ले लेंगे, प्लस हाफ GT स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, वही जुपिटर के लिए भी वही ले लेंगे। जुपिटर के लिए S इज इक्वल टू हाफ, है ना,
अब दोनों का रिलेशनशिप निकालना है हमें, तो ये आ जाएगा टी ई स्क्वायर, अर्थ पे कितना टाइम लगेगा उसको, 2 टाइम s अपॉन जी ऑन अर्थ, और प्लैनेट, दूसरे प्लैनेट पे कितना टाइम लगेगा, टी स्क्वायर, इस इक्वेशन को बना रहा हूँ मैं अभी, ये हो जाएगा 2 टाइम्स s अपॉन जी पी। तो ये दोनों का अगर हम लोग रेशो ले तो क्या हो जाएगा, ये 2s और 2s कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा और ये रिलेशनशिप बन जाएगा उन दोनों के बीच में, क्योंकि 1/√2 √3 टाइम्स ही होगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, ये चीज़ आप कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो प्लीज़ आप इसको ट्राई करो, तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो, फिर हमने जो फॉर्मूलाज डिराइव किए हैं डेप्थ का, हाइट का, उसके उसके साथ भी हम लोग थोड़ा सा खेलेंगे। इलस्ट्रेशन 9 में बोला है कि पार्टिकल इज टेकन टू अ हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ से एक ऑब्जेक्ट एक आर डिस्टेंस है रेडियस, और उससे डबल डिस्टेंस लेके गए, मतलब हम लोग लेके गए डिस्टेंस उसको 2r, है ना, अबव द सरफेस ऑफ द हाइट अर्थ, सॉरी 2r अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो अगर अर्थ का सरफेस है तो ये रेडियस है अर्थ का r, उससे भी 2 गुना ज़्यादा, मतलब 2 टाइम्स r रेडियस ऑफ द अर्थ ऑब्जेक्ट को यहाँ लेके गए हम। तो दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ वेयर RE इज द रेडियस ऑफ अर्थ। सही बात है। तो अगर इसको ड्रॉप किया जाए वहाँ से, इफ इट इज ड्रॉप फ्रॉम दिस हाइट, व्हाट वुड बी इट्स एक्सेलरेशन। तो हमें पता है g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है ये। तो पहले तो डिस्टेंस कितना होगा, दोनों का रिलेशन है, ये अर्थ के नॉर्मल सरफेस पे, अगर दूसरा है एट अ पर्टिकुलर हाइट, तो कितना हो जाएगा, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 रिलेशन मिलेंगे, मतलब अल्टीट्यूड वाला फॉर्मूला लगेगा। अल्टीट्यूड वाला फॉर्मूला क्या है कि जी एच, दैट इज ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ पर्टिकुलर हाइट, इज जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। तो हाइट हमें पता है जी एम अपॉन आर प्लस एच कितना हो जाएगा, आर प्लस 2r हो गया था हमारा, उसका स्क्वायर, तो हो जाएगा 3r स्क्वायर। ठीक है, 3r स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रही है चीज़ें, 3r का होल स्क्वायर, सॉरी 3r का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यूज पुट करो, दोनों को रिलेट करो, दोनों को कंपेयर करो, तो आपको वैल्यू आ जाएगी कि जितना आप दूर जाओगे उतना ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ कम हो जाएगा। तो कितनी वैल्यू आ रही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशन अगर नहीं समझा तो प्लीज़ मुझे बताइए। देन आपके पास बोला गया है कि इलस्ट्रेशन 10 क्या बोला है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 टाइम दैट ऑन द अर्थ। ये हमने रिलेशन पहले ही डिराइव कर लिया है। A high jumper can jump 2 मीटर ऑन द अर्थ। ठीक है, हाई जंपर कैन जंप 2 मीटर्स ऑन द अर्थ, 2 मीटर जंप कर सकता है। व्हाट डिस्टेंस ही कैन जंप टू द मून। तो अब देखो, अर्थ पे 2 मीटर अगर जंप कर रहा है तो ग्रेविटी तो ज़्यादा है, 6 टाइम्स ज़्यादा है मून के, है ना, अर्थ पे। और वही मून पे अगर जंप करेगा तो दूर जाएगा क्या, देखते अब कैसा होता है रिलेशनशिप। अब मुझे बताओ ये रिलेशनशिप कैसे बना। m1 मतलब उस पर्सन का मास तो दोनों पे सेम होगा, मास कभी चेंज नहीं होता, अर्थ पे लेके जाओ या मून पे लेके जाओ। ठीक है, उसको जंप अर्थ पे करना है या मून पे करना है। तो क्या हो गया, यहाँ पे मास ऑन द अर्थ एंड मास ऑन द
मून, ये तो सेम ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। और हाइट कितना जाएगा ऊपर, हाइट नहीं। अब मुझे बताओ कि जितना फोर्स वो जंप करने के लिए लगा रहा है जंपर अर्थ पे, उतना ही फोर्स वो मून पे लगाएगा। ये मून है, ये अर्थ है। तो यहाँ पर 2 मीटर छलांग मार गया वो, और यहाँ पर शायद ऊंचा जाएगा क्योंकि ग्रेविटी नहीं है। आपने देखे होंगे एस्ट्रोनॉट्स के वीडियोस कि ग्रेविटी कम होने की वजह से वो जंप करते करते जाते हैं आगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान हो जाता है उनके लिए। एक मिनट, शुरू है ना ये। हाँ, ठीक। तो mgh, ये पोटेंशियल एनर्जी, एक्चुअली आपने सीखा नहीं है लेकिन अब मैं बताता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि आप जितना ऊपर जाओगे उतनी एनर्जी आपके पास, मतलब उतना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किया आपने। तो यहाँ पर mgh हमने यूज़ किया है। आप वर्क एनर्जी पावर में इसको पढ़ेंगे, अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। mgh ऑन अर्थ, वही सेम फोर्स वो मून पे लगाएगा। ठीक है, तो मास मास तो सेम है तो कैंसिल हो गया। अब बचा क्या रिलेशन, एच जी ऑन अर्थ एंड एच जी ऑन मून। तो मून पे कितना हाइट होगा, मून पे जो ग्रेविटी होगी वो, अर्थ पे कितना हाइट है और अर्थ पे कितनी ग्रेविटी हो, इनके बीच का जो रिलेशन बन गया इसके बीच में। अब ये क्रूशल पार्ट है। तो ये अगर आपने वर्क एनर्जी पावर ये नाम का चैप्टर पढ़ा तो आपको इजीली ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में आ रही है क्या? तो ये है जो आपको सम इज इक्वल टू जी ई अपॉन जी बाय 6। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 12 आंसर आ जाएगा जरूर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि वेट ऑफ द बॉडी इज 180 ऑन अर्थ, इफ इट इज टेकन टू द मून, फाइंड इट्स वेट एंड मास। ठीक है, अब क्या हो गया, weight of the body at moon will be 1/6 to the weight of the, obviously अगर ग्रेविटी मास तो सेम रहता है तो जो भी वेट होगा वो 1/6 होगा मून पे, है ना। तो यहाँ पर अगर 180 अर्थ पे उसका वेट है तो मून पे हो जाएगा 18 kg। समझ में आया क्या? सॉरी, मास 18 kg, क्योंकि वेट हो जाएगा 30 kg बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप। सिंपल है। और फिर हम लोग वेट को एक्चुअल में मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इसको भी हम डायरेक्टली मास निकाल सकते थे। वेट कितना है उसका 180, तो मास कितना होगा, ऑब्वियसली mg होता है हमारा, तो g किधर चला जाएगा तो मास कितना हो जाएगा 18 kg। तो ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। देखते हैं फिर इलस्ट्रेशन 12, जो हमने केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन पढ़े हैं, जिसमें हमने रिलेशनशिप फाइंड किया था कि प्लैनेट्स के अराउंड हम हमारा प्लैनेट्स सन के अराउंड घूमते हैं। तो ये जो डिस्टेंस होता है, सेमी मेजर एक्सिस का डिस्टेंस लेते हैं हम लोग आर, उसका क्यूब लेते हैं, और जितना टाइम लगेगा उसको घूमने के लिए, है ना, उसका स्क्वायर। तो टाइम पीरियड का स्क्वायर और सेमी मेजर एक्सिस रेडियस का आर क्यूब। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे देखो,
दोनों के बीच का रिलेशनशिप फाइंड करना है। क्या बोला है हमको कि ये टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज ऑफ रेडियस आर इज टी। ठीक है, देन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। क्या है, ऑफ रेडियस 4r। सिंपल है कि अगर एक प्लैनेट है, सैटेलाइट है सॉरी, प्लैनेट के अराउंड घूम रही है, एक सैटेलाइट घूम रही है, उसका रेडियस आर है और उसको टाइम लगता है टी, और दूसरा सैटेलाइट है उसका रेडियस और बड़ा है, मतलब 4r रेडियस है उसका, तो इसको टाइम कितना लगेगा। तो हमारे पास रिलेशनशिप है सीधा सीधा कि टाइम पीरियड का स्क्वायर ले लो और जो भी उसके पाथ का रेडियस है उसका क्यूब ले लो। सिंपल है, तो दोनों के बीच का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो पहले हम रिलेशनशिप फाइंड करेंगे, दैट इज पहले सैटेलाइट का डायरेक्टली है आर क्यूब, दूसरे सैटेलाइट का भी R1 ले T1 ले लेंगे, दैट इज R1 क्यूब। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे, T की वैल्यू है R, तो उसका क्यूब आ जाएगा, उसका स्क्वायर आ जाएगा, T1 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 4 टाइम्स R, 4 टाइम्स R का क्यूब। तो इन सारी वैल्यूज़ को पुट करो। ठीक है, रिलेशनशिप ले लो, अंडर रूट ले लो, जो भी वैल्यू आएगी उसका, तो आपको जो नया ऑर्बिट होगा, बड़ा ऑर्बिट होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो 8 गुना ज़्यादा टाइम लगेगा। जितना पहले ऑर्बिट को लगने वाला है उससे 8 टाइम्स ज़्यादा लगेगा। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, डिस्टेंस, ये जो इलस्ट्रेशन 13 है उसके लिए क्या करेंगे हम, इलस्ट्रेशन 13 के लिए द डिस्टेंस ऑफ नेपच्यून एंड सैटर्न फ्रॉम द सन कितना है, 10⁻13 और 10⁻12 दिया हुआ है इन मीटर्स। ठीक है, assuming that they move in circular orbit, then find out the ratio of the time period। तो क्या हो गया, T1 T2, T1/T2 और वही रिलेशनशिप आया, जो वैल्यूज है वो डाल दो। बस प्योर कैलकुलेशन है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ डिफिकल्टी फेस की होगी आप लोगों ने। बस प्योर कैलकुलेशन है, अगर कैलकुलेशन में आप मिस्टेक्स करते हो तो फिर आपको थोड़ा सा दिक्कत है, पढ़ना पड़ेगा। क्या है यहाँ पर, द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट ए अराउंड द सन इज 8 टाइम्स दैट ऑफ, तो टाइम पीरियड दिया हुआ है, टाइम पीरियड ऑफ ए इज 8 टाइम्स टाइम पीरियड ऑफ बी। तो ये रिलेशनशिप ऑलरेडी है आपके पास, है ना, इसमें वैल्यूज डालो और सॉल्व कर लो। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हमने जो 14 क्वेश्चंस डाले हुए थे इसमें, और ये जो चेक योर प्रोग्रेस के क्वेश्चंस हमने दिए हैं, ये आप आसानी से कर सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चंस। ठीक है, तो जो भी हमने सॉल्व एग्जांपल्स देखे हैं, अगर उसमें आपको कोई तकलीफ है तो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चेक योर प्रोग्रेस ट्राई करना है आपको, ये आपका होमवर्क रहेगा, तो प्लीज़ आप ये होमवर्क करो। मैंने पहले ही होमवर्क दे दिया है, इसमें कोई लेट नहीं करना है। तो दिस इज़ ऑल्सो होमवर्क, ये भी होमवर्क है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए आप, और ये भी होमवर्क है। ठीक, चलो ट्राई करो इसको।